नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इस पर जो है वो हमने आपको एक बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू दिखाया ड्यू के OSD एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा का, और आपकी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत से सवाल आए। उसमें से कुछ सवाल हमने जो है वो एक कॉमन बना के उनको भेज दिए और आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। स्वागत है प्रोफेसर अजय अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। जैसा कि हमने पहले भाग में एग्ज़ामिनेशन प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया था, तो वहीं से मैं आगे शुरू करता हूँ कि अभी तो जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, SOL रेगुलर और NCWEB, वो NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उनका जो कोर्स वर्क बना, जिसको हम NEP UGCF 2022 कहते हैं। 2022 का मतलब है कि 2022 में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो बहुत सारे बच्चों ने जो आपके माध्यम से मुझे पता लगा कि उनके क्वेश्चंस रफली एक जैसे ही हैं। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं जिसको हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। देखिए, इंटरनल असेसमेंट हमारे सारे कोर्सेज़ में अब SOL में भी और NCWEB में भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और इवन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इंटरनल असेसमेंट हो गई है। इंटरनल असेसमेंट की जो स्ट्रक्चर है वो है कि जितने मार्क्स का आपका पेपर है उसका 25% इंटरनल असेसमेंट होता है। इस 25% का भी डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है, जो सिर्फ रेगुलर बच्चों के लिए ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। वो है कि उस 25% में 10% बच्चे को अपनी एक क्लास टेस्ट या एक से ज़्यादा क्लास टेस्ट की एवरेज से प्राप्त होता है। अर्थात एक टीचर ने 2 क्लास टेस्ट लिए 50 नंबर के, अब उसमें उनकी एवरेज ले ली और उसको 10 के स्केल पे कर दिया। अर्थात 50-50 का 100 नंबर हो गए और उसके मान लीजिए 75 नंबर आए दोनों को मिला के, तो उसको 10 के स्केल में 7.5 इंटरनल असेसमेंट थ्रू क्लास टेस्ट मिल गए। इसी तरह से दूसरा 10 नंबर या 10% वो आपको मिलता है प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन के रूप में। एक से ज़्यादा ये सब हो सकते हैं और उसका एवरेज निकाल के और उसको 10 के स्केल पे स्केल डाउन करके वो 10% वहाँ से मिलता है, और 5% जो है वो मिलता है आपको अटेंडेंस। तो रेगुलर बच्चों के लिए अटेंडेंस होती है, क्योंकि SOL और NCWEB में ये क्राइटेरिया पूर्ण रूप से एप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो उसको हम वहाँ पे उसी 20 वाले को 25 के स्केल में अप कर देते हैं, और जो रेगुलर बच्चे हैं उनको 5% अटेंडेंस से मिलता है। अटेंडेंस क्या है? हमारा रेगुलर बच्चों के लिए ये कंपल्शन है ऑर्डिनेंस 7 के तहत कि उनको जितनी क्लासें हुई हैं उनको टोटल उस क्लासों का 2/3 क्लासेस अटेंड करनी है। दैट इज़ द मिनिमम इट इज़ रिक्वायर्ड। अर्थात 66.66% उनको क्लासें अटेंड करनी होंगी टू मेक देम एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। तो अगर किसी बच्चे के 67% अटेंडेंस है और 70% तक है, तो उसको 1% अटेंडेंस के रूप में मार्क्स मिलेगा। जिसकी 70 से 75% है उसको 2% मिलेगा, और 75 से 80 3, 80 से 85 4 और 85 से ऊपर 5% मिलेगा। ये परसेंटेज होती है 100 के स्केल में। कुछ बच्चों ने ये भी पूछा कि NEP में ये जो है वो 100 का स्केल नहीं है, वो 40 गुना 4 160 का है। उस पर मैं अभी बाद में आता हूँ। तो ये अगर 100 के स्केल में 5 नंबर अटेंडेंस के मिल रहे हैं, 10 नंबर क्लास टेस्ट के मिल रहे हैं और 10 नंबर आपको प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और कुछ में फील्ड वर्क और इस तरह के जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके बेसिस पे वो मिलते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट 25% है। अगर 100 मार्क्स हैं तो सीधा 25 मार्क्स हो जाएंगे, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 5 मार्क्स। NEP में हमने मार्क्स को क्रेडिट के साथ में डायरेक्ट कोरिलेट किया है। अगर आपका पेपर जो प्राय कोर, जनरल इलेक्टिव और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होते हैं, जो 4
क्रेडिट के होते हैं, तो हर क्रेडिट 40 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके मार्क्स बनेंगे 160। और 4 क्रेडिट का पेपर जो है वो आगे डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं LTP। L का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रेडिट फॉर लेक्चर, जो आपको लेक्चर दिए जाते हैं उसके क्रेडिट होते हैं, वो L के अंदर आते हैं। दूसरा होता है T, ट्यूटोरियल। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो शुरू से ट्यूटोरियल की प्रथा है उसमें, और इस बार पहली बार NEP में जो ट्यूटोरियल है उसके क्रेडिट भी डिफाइन हुए। तो अगर आपके कोई भी पेपर कोर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर या जनरल इलेक्टिव या डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, 4 क्रेडिट का जो पेपर है, अगर वो पूरा थ्योरी का पेपर है तो उसमें 3 क्रेडिट बच्चा अर्न करेगा थ्रू थ्योरी एग्ज़ाम और 1 क्रेडिट अर्न करेगा थ्रू ट्यूटोरियल। जैसे मैंने बताया कि 1 क्रेडिट जो है वो 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स का मतलब हो गया ट्यूटोरियल के ग्रेड जो आएंगे वो 40 मार्क्स से आएंगे, और 3 क्रेडिट यानी कि 120 मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड आएंगे थ्योरी के। तो ये 2 अलग अलग ग्रेड उसको मिलेंगे, और लेकिन पेपर में इनका जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा उसको हम नेट ग्रेड कहते हैं। तो जब आप मार्कशीट देखेंगे तो आपके मार्कशीट में 3 कॉलम है LTP, और L के कॉरस्पॉन्डिंगली ग्रेड होगा, T के कॉरस्पॉन्डिंगली ग्रेड होगा, या P के कॉरस्पॉन्डिंगली होगा। आप कभी भी पाएंगे कि T और P दोनों में ग्रेड नहीं है, अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये डिसीजन है कि जिस पेपर में प्रैक्टिकल है उसमें ट्यूटोरियल नहीं होगा, और जिसमें ट्यूटोरियल है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। और 2 क्रेडिट के जितने पेपर हैं जो पढ़ाए, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल बेस्ड पेपर जो है वो 2 क्रेडिट के हैं। उनमें थ्योरी और प्रैक्टिकल तो हो सकता है, लेकिन उनमें ट्यूटोरियल नहीं होगा। अब वापस आते हैं कि मैंने एक पेपर लिया जो 4 क्रेडिट का था, उसमें 3 क्रेडिट थ्योरी थी, 1 क्रेडिट ट्यूटोरियल था। ट्यूटोरियल रेगुलर बच्चों के लिए भी डिफाइंड है कि उसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं कि आप जो ट्यूटोरियल के पीरियड होंगे उसमें आप प्रोजेक्ट करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, और उसमें आपकी अटेंडेंस कितनी है, ये 2 कंपोनेंट आपके 1 क्रेडिट ट्यूटोरियल के मार्क्स और बाद में उनको ग्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब आते हैं 3 क्रेडिट का थ्योरी पेपर। 1 क्रेडिट का 3 क्रेडिट का थ्योरी पेपर जो होगा वो 3 घंटे का एनुअल एग्ज़ाम होगा, जिसके मार्क्स होंगे 90। लेकिन अभी हमने कहा 3 क्रेडिट का तो 40 × 3 120 होना चाहिए। वो 30 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट है। अगर आप देखें 120 का 25% 30 बनता है, तो इसका मतलब है कि जो अभी हमने 25% का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, 10, 10 और 5%, 100 के स्केल में 10% सीधा 10 नंबर बन गए थे, 10, 10 और 5 नंबर 25 नंबर बन गए थे। जो 30 नंबर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन 12, 12 और 6 है, और वही 25% वाला फार्मूला इस पे लगता है। 12 आपको क्लास टेस्ट से मिलेंगे, बाकी 12 आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, फील्ड वर्क से मिलेंगे, और 6 मार्क्स आपको अटेंडेंस में मिलेंगे। वही फार्मूला रहेगा जो हमारा 5% वाला अटेंडेंस के कंपोनेंट का था। तो इसका मतलब है कि एंड टर्म में हमारा 90 नंबर का 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अगर मेरा कोई थ्योरी पेपर 2 क्रेडिट का है तो इसका मतलब है कि उसके टोटल मार्क्स होंगे 80, और 80 का 25% हो गया 20, तो 20 मार्क्स की उसमें आईए होगी, और 60 मार्क्स का एंड टर्म एग्ज़ाम होगा, और 60 मार्क्स का एंड टर्म का एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। अगर कोई पेपर हमारा 1 क्रेडिट थ्योरी है, अर्थात 1 क्रेडिट उसमें प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि कोई भी पेपर हमारा 4 या 2 क्रेडिट के अलावा नहीं है टोटल। तो अगर कोई मेरा पेपर 2 क्रेडिट का है जिसमें 1 क्रेडिट ट्यूटोरियल, 1 क्रेडिट थ्योरी का है, L के अंडर आया, और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल का है, तो दोनों में 40-40 नंबर का इवैल्यूएशन होगा। जहाँ 40 नंबर का इवैल्यूएशन होगा थ्योरी का, उसमें 30 नंबर का एंड टर्म एग्ज़ाम होगा, और वो 1 घंटे का होगा, और 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी, और वो 10 मार्क्स भी वही 4, 4 और 2
यानी कि 10%, 10% और 5% में बढ़ जाएगी, और 40 मार्क्स आपकी प्रैक्टिकल के होंगे क्योंकि ये एक क्रेडिट का था। तो जितने भी क्रेडिट के पेपर आपके कंपोनेंट होगा उतने ही को आप 40 से गुना कर दीजिए। अगर वो थ्योरी है तो उसमें से 25% हटा दीजिए जो इंटरनल असेसमेंट होगी। इंटरनल असेसमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनसी वेब और एसओएल के लिए अलग होगा, वो टोटल ही 25 होगा, उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसमें अटेंडेंस कंपोनेंट नहीं हो सकता, सिर्फ रेगुलर के बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है। अब आते हैं कि हमारा 2 क्रेडिट का पेपर था तो 2 घंटे का एग्ज़ाम हो गया, 3 घंटे का क्रेडिट था 3 घंटे का एग्ज़ाम हो गया, 1 क्रेडिट का 1 घंटे का एग्ज़ाम हो गया। और अगर मैं मार्क्स में देखूं, 1 घंटा थ्योरी एग्ज़ाम का मतलब है 10 मार्क्स आइए, और 2 क्रेडिट का मतलब 20 मार्क्स, और 3 क्रेडिट का मतलब 30 मार्क्स। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे ये पेपर पास कैसे होना, क्योंकि इस पेपर में मेरे थ्योरी का ही पूरा पेपर है, अर्थात LTP के अंदर ये 3, 1, 0, यानी कि 3 क्रेडिट थ्योरी, 1 क्रेडिट ट्यूटोरियल। प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि जब ट्यूटोरियल है तो प्रैक्टिकल 0 होगा। तो इसका मतलब है कि ये तीनों को मिला के, 3 का मतलब क्या हुआ, ट्यूटोरियल, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी का एंड टर्म एग्ज़ाम, इनको तीनों को मिला के मुझे पास होना है। कभी कभी ये भी हो सकता है आपकी इंटरनल असेसमेंट अच्छी है और आपके ट्यूटोरियल की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और आप किसी वजह से अपना एंड टर्म एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाए, तो भी आप इस पेपर में पास कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आज के दिन में अगर ये प्योर थ्योरी का पेपर है, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो आपको एंड टर्म थ्योरी एग्ज़ाम प्लस इंटरनल असेसमेंट प्लस ट्यूटोरियल को मिला के पास होना है। पास होने का मैं पिछली इसमें बता चुका हूँ कि यहाँ ग्रेड है, मार्क्स नहीं है, ठीक है जी। कभी कभी मार्क्स के कम होने के बाद भी आप पास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली इंटरेक्शन में ये बताया था कि ये रिलेटिव ग्रेडिंग है। अब हम आते हैं कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो अभी हमारा 5th और 6th सेमेस्टर हो रहा है वो CBCS का पैटर्न पे हो रहा है, और उसमें 100 मार्क्स होते थे, अर्थात उसके अंदर जो थ्योरी का एंड टर्म एग्ज़ाम होगा वो 75 नंबर का है और 25 नंबर की आईए है। वही चीज़, सिर्फ उसको कैलकुलेशनों को आसान करने के लिए और हर क्रेडिट को एक 40 नंबर से रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो पहले 75 था वो 90 हो गया, जो 25 था वो 30 हो गया। अब हम आते हैं कि मैं फेल हो गया। फेल होने का क्या मतलब है? देखिए, हम अपनी सेमेस्टर जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लागू किया, फेल का मतलब होता है कि मेरा फर्स्ट ईयर का, ये जिसे हम पार्ट 1 कहते हैं, उसका रिज़ल्ट जो कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के मिला, उसमें मेरे आधे पेपर से कम पेपर में मैं पास किया तो मैं फेल हो गया। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में 7 पेपर लिए, सेकंड में भी 7 पेपर लिए NEP में, और अगर 14 में से मैंने 7 पेपर पास कर लिए दोनों को मिला के, तो मैं पार्ट 2 यानी कि सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाऊंगा। जो बचे हुए 7 पेपर हैं उसको मैं सेकंड ईयर में पार्ट 2 में अपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर कर लूँगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है या सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। तो प्रमोशन क्राइटेरिया वही है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला के जितने पेपर हैं उसके आधे पेपर आप पास कर जाएंगे तो आप प्रमोट हो जाएंगे। अगर आपके वो पेपर कम हैं तो हम आपको उसमें फेल डिक्लेयर करेंगे। सर यहीं पर आपको एक सवाल और भी है सर, जो मैंने एक स्पेसिफिक देखा कि अगर मान लिया कि फर्स्ट सेमेस्टर दिया ही नहीं किसी बच्चे ने, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या वो प्रमोट होगा सेकंड सेमेस्टर देखिए, ऐसा है कि अगर उसको फर्स्ट सेमेस्टर में उसने फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भर दिया, अभी रेगुलर का एग्जांपल लेते हैं और ये अपने आप में SOL और NC वेब के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बट प्रोसेस ऑफ IA थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका मतलब है उसने पढ़ाई पढ़ी, उसने क्लासें अटेंड की, उसने अपना इंटरनल असेसमेंट ट्यूटोरियल
अटेम्प्ट किया और उसके मार्क्स लग गए, लेकिन वो किसी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं दे पाया। पेपर ना देने पाने का मतलब ये नहीं है कि उसने फॉर्म ही नहीं भरा, तो फॉर्म भरना आवश्यक है। फॉर्म भर दिया लेकिन किसी निजी कारण या किसी हेल्थ रीज़न की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, कोई बात नहीं। अब वो सेकंड सेमेस्टर में उसको पार्ट 2 में प्रमोट होने के लिए सेकंड सेमेस्टर में ना कि सिर्फ उसको सारे पेपर में अपीयर होना होगा और सारों को पास करना होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में 7 पेपर हैं जिसमें वो एब्सेंट हो गया और अपना सेकंड सेमेस्टर में 7 पेपर में पास हो गया तो वो फिर भी प्रमोट हो जाएगा। आवश्यक ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरेगा, सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरेगा और दोनों को मिला के उसके आधे पेपर पास होने चाहिए। एक में सारे पेपर भी वो एब्सेंट है, कोई बात नहीं। अगर वो दूसरे सेमेस्टर में मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर का नहीं दिया, फर्स्ट सेमेस्टर में उससे सारे पेपर पास हैं, तो भी वो प्रमोट हो जाएगा पार्ट 2 में। अभी कुछ बच्चों ने ये कहा कि हमने ये सुना था कि NEP में ये प्रोविज़न है कि हम फर्स्ट ईयर के बाद हमें एक सर्टिफिकेशन मिलेगा जिसको हम सर्टिफिकेट कहेंगे, 2 साल के बाद हमें डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 साल के बाद डिग्री, 4 साल की डिग्री भी अपने आप में मिल सकती है। ये उन लोगों के लिए है पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर के बाद और सेकंड ईयर के बाद जो अगली क्लास में नहीं जा रहे हैं। अर्थात फर्स्ट ईयर मैंने किया और मैंने सारे के सारे पेपर आज के दिन में 22 क्रेडिट ईच सेमेस्टर यानी कि 44 क्रेडिट के सारे पेपर पास कर लिए और मैं ये किसी रीज़न की वजह से अगले साल की पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं वो अपना सेकंड ईयर में जाने से पहले अर्थात मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अगली क्लास में नहीं जाऊँगा, पार्ट 2 में नहीं जाऊँगा, तभी आप अपना फर्स्ट ईयर के कॉरस्पॉन्डिंगली एक सर्टिफिकेट दिल्ली विश्वविद्यालय आपको दे देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पार्ट 2 में एडमिशन ले लिया, मैं कह रहा हूँ जी मेरा फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट भी दीजिए, नहीं। अगर आपने सेकंड ईयर की ट्रेन बोर्ड कर ली तो आपकी वो अपनी टिकट जो फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट के रूप में थी वो आपने यूज वो चली गई। हाँ, अगर आप ब्रेक करते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर के बाद भी आपको डिप्लोमा मिल सकता है, जब आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं थर्ड ईयर का एडमिशन आने वाले सत्र में नहीं लूँगा, तभी आपको वो सर्टिफिकेशन मिलेगा। अर्थात अगर आप 3 साल में 3 साल की डिग्री ले रहे हैं तो आपको 3 सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे कि एक सर्टिफिकेट होगा और एक डिप्लोमा होगा और एक डिग्री होगी, ऐसा नहीं होगा अगर आप 3 साल में करते हैं। अगर आप 3 साल से ज़्यादा लेते हैं, हर ब्रेक पे आपको वो सर्टिफिकेशन मिल सकता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जिट एट एनी टाइम। अगर आप एग्जिट करते हैं तो सर ये दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हो गया है, एग्जिट ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने अब अप्रोच किया हमारे को कि अब हम थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर चुके हैं लेकिन शायद किसी वजह से वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। अब वो कह रहे हैं कि आप हमें फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये प्रोसेस है कि मुझे आगे की, जैसे मैंने एक टिकट ली दिल्ली से बॉम्बे, अब मैं सोच रहा हूँ किसी वजह से कि मुझे कानपुर में अपनी जर्नी ब्रेक करनी है, आप कर लीजिए, लेकिन कानपुर के बाद में तो आप कानपुर की जर्नी ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब है कानपुर पे या कानपुर से पहले आपको बताना पड़ेगा इस टिकट को तोड़ दीजिए दिल्ली से कानपुर की, और कानपुर से आगे की टिकट मैं आगे भविष्य में यूज़ करना चाहूँगा। तो ये इसी तरह से है कि आपको उस स्टेशन में आने से पहले बताना पड़ेगा कि मैं आगे नहीं जाना चाहता। अगर वो आगे चला गया तो फिर आप पीछे लौट के ये नहीं कह सकते कि मैं थर्ड सेमेस्टर अब नहीं करना चाहता, मुझे फर्स्ट 2 सेमेस्टर के बेसिस पे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो पॉसिबल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए और जो है वो छात्रों के सवालों के जवाब देने के लिए। छात्र आपके और भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके जवाब जो है वो OSD एग्जाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी।